नाउ कल कुछ व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज समझाया था। आज के लेक्चर में डायमेंशंस निकालना कैसा और डायमेंशंस को डिफाइन कैसा किया जाता है, मतलब डायमेंशंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखाया जाता है। डायमेंशन को डिफाइन तो कल किया था, तो अभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है, यानी उसको थ्योरी में कैसा बोला जाता है। तो मैं कल के पूरे क्वांटिटीज लेने वाला हूं, कुछ क्वांटिटीज एडिशनल भी ले सकता हूं। तो मैं फिलहाल 4-5 एट ए टाइम लिखकर उसके डायमेंशंस। तो मैंने पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अभी देखो वैसा देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यूनिट सेम होता है, सिर्फ ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर और स्केलर्स ये इसके आगे के चैप्टर्स में डिटेल देखने वाले, इसके आगे के यूनिट में व्हाट इज स्केलर व्हाट इज वेक्टर। एट प्रेजेंट क्या ध्यान रखना है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन उनको स्केलर बोला जाता है, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए दिशा और मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, तो उनको बोला जाता है वेक्टर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उनको बोला जाता है स्केलर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ऑल दो स्केलर और वेक्टर है लेकिन दोनों का यूनिट सेम है, तो उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। तो इनका डायमेंशन कैसा निकाला जाता है, तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैपिटल लेटर कुछ बताए थे मैंने, वो कैपिटल लेटर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, तो वो कैपिटल एल लेंथ से मेजर करते, इसलिए कैपिटल एल डायमेंशंस में, और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो L1 ये इसका डायमेंशंस हो गया। अब तुम बोलेंगे व्हाट अबाउट M और T सर, तो M0 और T0। LMT लिखते समय LMT लिखो या MLT लिखो, स्टैंडर्ड किताबों में MLT लिखा है करके मैं MLT लिखूंगा। MLT तीनों वर्ड में ऐसा लिखते हैं, तो M क्या है 0, या मास का कोई काम नहीं, लेंथ 1 टाइम्स आई है, टाइम का कोई काम नहीं है T0, तो फाइनली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं L1। तो आपको दोनों फॉर्म याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद यहां पे इसको लिखना ऐसा है कि यानी इसको वर्डिंग में लिखना चाहे तो डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस इज 1 इन लेंथ। क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 1 इन लेंथ, यानी उसको पढ़ेंगे कैसा, इसको बोलते हैं डायमेंशनली लिखना। तो डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकाल के दिया मैंने, और डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 1 इन लेंथ। नाउ आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं वेलोसिटी निकालता हूं। तो वेलोसिटी के लिए यहां पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो तो यहां पे इसका डायमेंशंस निकालना है, तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस आपको मालूम है क्या है, L1 या M0 L1 T0, तो M0 L1 और यहाँ पे T0 और अपॉन टाइम T1। अब ये इसको ऊपर लेके गया मैं, तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे M0 वैसा की वैसा ही रहेगा M0, और T1 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे L1 तो वैसा ही रहेगा L1, और T1 ऊपर चले गया तो आपको मालूम है ऊपर जाने से पावर माइनस होता है, तो 0 - 1 इज -1। तो ये आ गया आपको डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज 0 इन मास, 1 in time and -1 is 1 in length
एंड -1 इन टाइम। तो इसको थियोरेटिकली कैसा पढ़ेंगे, मैं अभी एक बार आपको ये बताया, वैसा लिखना ये जरूरी नहीं रहता, यदि उन्होंने बोला लिखो तो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है। तो m0 L1 t -1, क्योंकि ये 1 ऊपर चले गया तो यहाँ m0 तो वैसा रहा, L1 वैसा ही रहा, और 0 -1 इज -1। अब व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड जो होता है, इनके वेलोसिटी और स्पीड दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे, सिर्फ एक स्केलर है और एक वेक्टर है तो डायमेंशन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको मालूम है स्पीड यानी v से डिनोट करता हूं, यदि वेक्टर साइन देते तो वेलोसिटी, वेक्टर साइन नहीं देते तो स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही कंसीडर किया, तो इसका डायमेंशन सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस काय में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है लेंथ में। तो नेचुरली m0 L1 और t क्या रहने वाला है, 0 अपॉन यहां पे टाइम बोले तो t1 टाइम t1 हो गया। अब ये t1 ऊपर चले जाएगा तो आपको सेम मिलेगा, ये देखो 1 मैं बराबर लिख रहा हूं, ये 1। अब ये t1 यदि ऊपर चले गया तो आपको सेम डायमेंशंस मिलेगा स्पीड का और वेलोसिटी का, यानी m0। उसके बाद L1 और t क्या हो जाएगा, -1। क्यों -1, नीचे का जो 1 है, ये नीचे का 1, t का पावर 1, 0 -1 -1। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, सिर्फ वो स्केलर वेक्टर का फर्क है, क्योंकि यूनिट सेम है। वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होने के कारण उनके डायमेंशंस भी सेम, जो भी क्वांटिटीज के यूनिट सेम है उनके डायमेंशन सेम। और वैसा इससे समझ में भी आ जाता है, लेंथ 1 मतलब मीटर, t⁻⁻1 मतलब पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि डायमेंशंस डिफाइन करते समय मैंने बोला था, पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डायमेंशन से आप यूनिट निकाल सकते हैं, इसको तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। L1 यानी मीटर और t का पावर -1 मतलब मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेंथ का पावर 1 मतलब मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर। तो कल मैंने डायमेंशंस कैसा डिफाइन किया था, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड इन ऑर्डर टू राइट और इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल, इन ऑर्डर टू राइट और डिटरमिन, इन ऑर्डर टू राइट ही बोलो, इन ऑर्डर टू राइट द ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये मैंने आपको ये और ये निकाल दिया, उसके बाद मैं ये निकाल के देता और फिर आगे जाता हूं। अभी देखो एक्सीलरेशन, अब ये एक्सीलरेशन यदि लेना है तो कैसा डायमेंशंस निकालेंगे, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो नेचुरली डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, यहां पे मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बॉक्स ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, डायमेंशंस हमेशा बॉक्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी निकाला है m0 L1 और t-1 अब भी निकाला हुआ है, याद कर, ये बेसिक डायमेंशंस कुछ दिनों के बाद आपके पूरे याद होना चाहिए। तो m0 L1 t-1 ये वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी निकाले थे, अपॉन टाइम के डायमेंशंस बोले तो t1। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन जो होगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशंस होंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m0 L1 और t, ये -1 और ये ऊपर चले गया तो t-2। तो देखो इससे इसका यूनिट लिख सकते हैं आप, मास को छोड़ दो, पावर 0 है तो L1 मतलब मीटर और t का पावर -2 मतलब मैंने बताया था SI सिस्टम में टाइम ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड, CGS में भी सेकंड,
बट व्हाट अबाउट लेंथ मीटर में, तो ये देखो एक्सीलरेशन का इससे यूनिट लिख सकते हैं, मीटर का पावर 1 मतलब मीटर, और सेकंड -2 यानी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये एक्सीलरेशन का यूनिट इससे लिख सकते हैं। तो ये एक्सीलरेशन का डायमेंशंस। नंबर 4, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? तो आपको मालूम है फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ma पढ़े हैं तुम लोग, मास इंटू एक्सीलरेशन, शॉर्ट में एक्सीलरेशन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके डायमेंशंस लिखना है तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, अब मास का डायमेंशंस m1 फंडामेंटल क्वांटिटी है, LMT लेंथ मास टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उनके साथ बाकी कोई डायमेंशंस आएंगे नहीं, m का पावर 1। और एक्सीलरेशन, तो देखो एक्सीलरेशन अभी आया है तुम्हारा m0 L1 और t-2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू m, आपको मालूम है इंटू रहा तो पावर एडिशन होती है, m इंटू m वैसा ही रहेगा, पावर की एडिशन होती है, बेस सेम रहा तो इंडाइसेस से एक्सपोनेंट पढ़े आप लोग, बेस सेम रहा तो 1 + 0 1, और ये तो वैसा ही रहेगा L1, ये मल्टीप्लाई ईच टर्म नहीं होगा, या प्लस वगैरह नहीं है, सिर्फ जो सेम है उसका पावर एडिशन होगा, जो नहीं है सेम वो एज इट इज रहेगा, तो -2। तो ये हमेशा याद रखना आपको, फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 t-2, ये बेसिक डायमेंशंस है, ये क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको आना ही चाहिए। तो मैंने 3 और 4 निकाला। उसके बाद मैं एरिया, वॉल्यूम और लगे तो यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख लेता हूं, ये 3 निकालेंगे, फिर आगे जाएंगे डेंसिटी। तो ये पहले 3 अच्छे से समझ लो, वीडियो पॉज करके, और बाद में फिर आगे जाते हैं। अब ये एरिया का डायमेंशंस कैसा निकालेंगे? तो एरिया जो होता है आपको मालूम है, एरिया जनरल फॉर्मूला, एरिया 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हालांकि ये 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, तो डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, तो L1 और यहां पे L1, यानी आपको एरिया का डायमेंशंस जो है, ये एरिया का डायमेंशंस MLT के साथ लिखना है तो m0 हो जाएगा, L 1 + 1 2 हो जाएगा, और T भी 0 हो जाएगा। थियोरेटिकली क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एरिया? डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। थियोरेटिकली क्या बोलेंगे उसको? डायमेंशंस ऑफ एरिया आर, डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ये हो गया एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जनरल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट ये तीनों लेंथ में मेजर किया जाता, मेजर करते हैं। लेंथ तो ठीक है, लेंथ ब्रेथ भी अपन लेंथ वाइज ही मेजर करते हैं, हाइट भी लेंथ वाइज ही मेजर करते हैं। मतलब ये 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, तो वॉल्यूम के डायमेंशंस कैसे रहेंगे? तो 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको इसको लिखते समय L1, ब्रेथ भी लेंथ से मेजर किया जाता है, तो यहां पे L1, फिर हाइट भी लेंथ से मेजर किया जाता है तो और L1। तो नेचुरली डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम जो है, ये डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब तीनों लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड तो ऐसा तीनों लिखना चाहिए, MLT तो मास 0, L कितना 1 + 1 + 1 3, और टाइम कितना हो गया अगेन 0, कोई कंसल्ट नहीं टाइम का। तो आपको थियोरेटिकली इसको पढ़ना है तो पढ़ेंगे कैसा? वॉल्यूम का जो डायमेंशंस है 0 इन मास, 3 इन टाइम और 0 इन सेकंड। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर 0 इन मास, 3 in length and 0 in time. After that, density. अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेसिक फॉर्मूले, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम।
अब मास बोले तो m1 और वॉल्यूम बोलो तो 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन L3। अब डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम पूरे बेस से, पूरे डायमेंशन बेस से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरे बेस से डायमेंशंस पढ़ा रहा हूं। डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू m0, मास का कोई काम नहीं था यहाँ पे। उसके बाद L का क्या है, ये 3 है बट अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद ये मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1, ये जो L है ऊपर जाएगा तो -3। व्हाट अबाउट टाइम, टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे 0। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम्स आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ और 0 इन टाइम। और इससे आप यूनिट लिख सकते कि नहीं, देखो मास काय में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम का डायमेंशंस 1 ये देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास 1, वॉल्यूम L3 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और T0, तो नेचुरली यहाँ पे कैसा पढ़ेंगे वॉल्यूम, एक मिनट, ये डायमेंशंस वॉल्यूम के नहीं, सॉरी डेंसिटी के, क्योंकि यहाँ पे अपन डेंसिटी लिया है, डेंसिटी के, तो इसको थ्योरी में कैसा पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। अब देखो इससे यूनिट लिख सकते कि नहीं आप, ये डायमेंशन से, मास इज मेजर्ड इन केजी और L का पावर -1 मतलब केजी, लेंथ काय में मेजर किया जाता है, मीटर में, तो केजी पर मीटर क्यूब, माइनस रहा तो पर मीटर क्यूब, माइनस नहीं रहता तो मीटर क्यूब, तो नेचुरली क्या बोलेंगे, केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया और डायमेंशंस ये आ गया। तो ये वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी के लिए डायमेंशंस। तो अभी तक के अपन ने 7 क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाले हैं। आपको वीडियो पॉज करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं आगे और भी निकाल के देता हूं आपको। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी इंपल्स, अभी तक के कभी आपने देखा नहीं इंपल्स क्या होता है, बट ये इंपल्स का कभी कभी काम पड़ता है और आपको है 11th के सिलेबस में इंपल्स। तो इंपल्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट 8 नंबर, इंपल्स जो होता है ये फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब फोर्स के डायमेंशंस निकाले हुए हैं आपने, तो पहले डायमेंशन थोड़े से याद करो आप लोग कैसा निकाले। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या बताया था, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है L1 और T-2, ये देखो, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 T-2 है, तो ये हो गया फोर्स। याद ही रखना, फोर्स इज M1 L1 T-2। उसके बाद टाइम क्या है, T1, टाइम इज T1। तो नेचुरली इसको यदि ये किया तो डायमेंशंस ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू, यहां पे M1 वैसा ही रहेगा, L1 भी इधर कोई L की टर्म नहीं है तो L1 वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे T जो है ये T क्या रहेगा, T -2 और +1 यानी -1। तो फोर्स इंटू टाइम, इसलिए इंपल्स का डायमेंशन 1 1 -1 मतलब 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। यानी इसको पढ़ना है तो कैसा पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर m इन मास, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। यूनिट बोले तो मीटर, ये देखो मास यानी केजी मीटर पर सेकंड, T माइनस जहां दिखा वहां पे पर पढ़ने का, तो ये मास केजी में पावर 1 है तो केजी, लेंथ मीटर में पावर 1 है तो केजी मीटर पर सेकंड। ये इंपल्स का डायमेंशंस हो गया। हालांकि इससे डायमेंशंस आपको लिखने नहीं आते, मैंने जस्ट बता दिया, फॉर्मूला लिखने का और डायमेंशंस और सॉल्व करने का। उसके बाद मोमेंटम, हालांकि आगे चल के एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, ये मोमेंटम को बोलेंगे लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोशन का लीनियर मोमेंटम, बॉडी रोटेट होती है तब एंगुलर मोमेंटम। उसका डायमेंशंस कैसा निकालने का तो आगे चैप्टर वाइज आएंगे, वो चैप्टर में निकालेंगे। ये पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट बेसिक डायमेंशंस कर रहे हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये लोअर क्लासेस में पढ़े हैं तुम लोग। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास इंटू वेलोसिटी की फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये देखो mv, मास इंटू वेलोसिटी, mv। हाँ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो नेचुरली डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम लिखना है। तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मास के लिए मैं m1 लिखूंगा क्योंकि यहां बाकी आगे टाइम और लेंथ का काम नहीं, और वेलोसिटी के लिए इंटू का साइन दिया ना, मतलब इंटू है। वेलोसिटी के लिए क्या लिखने वाले हैं? वेलोसिटी के लिए मास 0, लेंथ 1 और टाइम पर सेकंड। आपको मालूम है L1 और T-1 ये वेलोसिटी का डायमेंशन इसके पहले निकाला है, और आपको मालूम है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो मास 0 रहेगा। तो व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम? डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास। देखो मास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो 1 + 0 1, और यहाँ लेंथ और टाइम तो है ही नहीं, तो ये ऐसा कि ऐसा लिख डालेंगे L1 और T-1, सो दैट इसको डायमेंशंस कैसा पढ़ेंगे? डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर 1 in mass, 1 in length and -1 in time. So that mass काय में मेजर किया जाता है? kg, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, तो kg मीटर पर सेकंड क्यों? या -1, तो यूनिट के लिए बोला, अदरवाइज यहाँ यूनिट लिखना नहीं है। तो डायमेंशंस कैसा है? मास का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का डायमेंशन। ये बेस सेम रख के पावर की एडिशन हो गई और बाकी एज इट इज रखा, तो ये हो गया मोमेंटम। उसके बाद प्रेशर क्या फॉर्मूला है प्रेशर का? प्रेशर, पहले फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये फॉर्मूले याद करो, 1-2 दिन लगे तो भी चलेगा, बट बेसिक ये फॉर्मूले याद करो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होता है। तो आपको मालूम है डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या लिखेंगे? फिर डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आपको याद भी करना है। m1, L1 निकाला हुआ है थोड़ी देर पहले, और T-2, ये फोर्स का डायमेंशन, अपॉन एरिया का डायमेंशन पहले निकाला है L का पावर 2, सो दैट फाइनल जब निकालेंगे, ये 2 मैं अच्छे से लिखता हूं, आपको दिखना चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर जो रहेगा, ये डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, बॉक्स ब्रैकेट में MLT लिख लेता हूं मैं, MLT। फिर पावर रेज करते हैं, या मास कहीं दिख रहा है क्या? एक ही बार, तो M1 बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ये M1। उसके बाद लेंथ, ये 1, और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 जब बोलेंगे तो नेचुरली 1 और ये -2, ये -1 आएगा, ये -1। उसके बाद ये 2 -2, और एक बार समझा देता हूं कि ये -1 कैसा आया। लॉज ऑफ इंडाइसिस से बेसिस सेम रहे तो पावर का नीचे का पावर ऊपर जाता तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1 - 2 इज -1, और ये ऐसा के ऐसा ही रहा। अब इसका यूनिट यदि देखा जाए प्रेशर का, तो मास केजी में, लेंथ -1 है तो पर मीटर होगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको मालूम है प्रेशर जो है, प्रेशर ये हमेशा क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मास इंटू एक्सीलरेशन यहां पे जब करते हैं और डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये देखो m1 L1 T-2 और एरिया, ये तो डायमेंशन है, और यूनिट कैसा लिखा जाता है प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको एक अदर नाम भी है पास्कल, आगे काम आएगा, वो लिखते हैं कभी। तो फोर्स जो है, फोर्स अपॉन एरिया से उसका यूनिट मिलाया जाता है, और डायमेंशंस निकालने की ये मेथड है। अभी नेक्स्ट प्रेशर हो गया था वर्क,
वर्क के डायमेंशंस निकालेंगे। प्रॉब्लम ये यहाँ पे 11 वर्क। अब आपको मालूम होगा 10th क्लास में पढ़े थे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट याद तो आता होगा, भूल भी गए होंगे, थोड़े बीच में छुट्टी हो गई और ये कोरोना भी आ गया, तो ये कोरोना के कारण पूरे भूले नहीं होंगे। बट व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशंस ऑफ वर्क निकालना है, तो डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स। अभी मैंने बताया M1 L1 T-2। फोर्स के डायमेंशंस ऐसे याद ही होना चाहिए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, धीरे धीरे पूरे याद हो जाएंगे, निकालना भी आएगा। तो M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होती है सिर्फ L1। तो नेचुरली वर्क के डायमेंशन जो है, ये वर्क के डायमेंशंस रहेंगे M1 L2 और T-1, ये वर्क के डायमेंशंस। तो कैसे निकाले अच्छे से समझ लो। उसके बाद एनर्जी। अब एनर्जी जो होती है, याद रखना, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, तो कार्य करने की क्षमता। फॉर्मूला अलग नहीं, यूनिट भी सेम है एनर्जी का, वर्क का। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी सेम होते हैं एज दैट ऑफ वर्क, क्योंकि यूनिट सेम है। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। ये याद रखो, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। और एनर्जी में कोई भी एनर्जी दे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके डायमेंशन ये रहेंगे जो वर्क के। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जिसने पूछा तो सेम, पोटेंशियल एनर्जी का सेम, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन से वर्क के डायमेंशन के समान है, क्योंकि उनके यूनिट भी सेम है। अब उसके बाद पावर। अब पावर क्या होता है? पावर होता है द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ पावर, ये जो डायमेंशंस ऑफ पावर है, ये डायमेंशंस ऑफ वर्क। डायमेंशंस ऑफ वर्क ये देखो आया M1 L1 सॉरी L2, M1 L2 और T-1 अपॉन टाइम का डायमेंशंस T1। तो नेचुरली डायमेंशंस ऑफ पावर, ये डायमेंशंस ऑफ पावर जो होंगे, देखो M1 M दूसरे कहीं नहीं है करके M1 वैसा ही रहेगा M1। अब L भी दूसरे किधर नहीं है तो L2 वैसा ही रहेगा। और T के बारे में क्या लिखेंगे? ये -1 और ये ऊपर चले जाएगा तो -1 -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो नीचे का प्लस पावर माइनस होता है, नीचे का माइनस पावर प्लस होता है, साइन चेंज। तो ये देखो M1 वैसा ही रहेगा, L2 वैसा ही रहेगा, और ये जो -1 -2, तो मैंने ये पावर भी निकाल के दिया, डायमेंशंस ऑफ पावर। नाउ फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक पावर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कल मैंने बताया था कि बॉडी यदि ऑसिलेट होती है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। बॉडी यदि वाइब्रेट होती है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। या वेव्स ऐसे प्रोपोगेट होते हैं तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ मतलब नंबर अपॉन मतलब यहाँ पे 1 अपॉन लेते हैं, 1 अपॉन टाइम यानी फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशंस रहेंगे, तो मैं ये फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं 14 नंबर। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशंस है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस, ये फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस 1 अपॉन कैपिटल टी। तो नेचुरली यहां पे आपको इसको लिखना चाहे तो M 0 ही आने वाला है, L 0 आने वाला है, और T ये ऊपर चले जाएगा तो -1। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस है। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस कैसा लिखा मैंने? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम यदि लिखते हैं तो 1 अपॉन टी
टी को ऊपर लेके गया -1 और मास और लेंथ का काम ही नहीं। अब यहाँ यूनिट लिखना जाए तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? पर सेकंड, क्योंकि ये 0 है पर सेकंड, और वो जो पर सेकंड है उसको हर्ट्ज बोला जाता है, HERTZ, कैपिटल H और स्मॉल z, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, और दैट हर्ट्ज मींस पर सेकंड। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है m0 L0 t -1, मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे? 0 इन मास, 0 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, अब ये थोड़ा अलग है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आपको मालूम है करंट क्या होता है? मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिखता हूं, वी हैव करंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो नेचुरली चार्ज क्या हो जाएगा? तो ये चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब डायमेंशंस ऑफ चार्ज स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं उसको, बट मैं फिलहाल ये वर्ड ही लिख रहा हूं, डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान रखना MLT का काम नहीं, यहाँ मैं MLT नहीं ले रहा हूं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है उसमें L और M नहीं लेता मैं, लेंथ और मास। तो इसमें क्या करूंगा? करंट कैपिटल I और टाइम कैपिटल T। तो इसका ही मतलब इसके जो डायमेंशंस हो गए ये हो गए I इंटू टी। करंट को हमेशा I डिनोट करते डायमेंशंस में और टाइम को T, I इंटू टी। I 1 है और T 1 है, तो चार्ज के डायमेंशन 1 इन करंट एंड 1 इन टाइम, I इंटू टी। तो यहाँ पे 1 इन करंट एंड 1 इन टाइम, तो मैंने 15 डायमेंशंस आज लिए। देखो दिखने में आसान लगता है बट आपको प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। तो ये मैंने 15 लिए जो बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे के लेक्चर्स में लेने वाला हूं, फिर डायमेंशंस कैसे यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या होता है, वो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करने के बाद और कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे और बाकी फिर डायमेंशंस चैप्टर वाइज होंगे। तो आज 15 ने बहुत ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा लिए तो आपको समझेंगे नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। और जब प्रैक्टिस करते करते जाओगे और पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, और वैसा भी टेंशन लेने का नहीं है। तो आपको ये अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से देख लेना, लेकिन भूलना नहीं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है। तो ये मैंने आज डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं।